हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर, आपका छोटा भाई। आज आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया है कि मेरे चैनल पर आप रेगुलरली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए फुल का फुल सिलेबस कवर किया जाएगा। मेरी बात करूं, मेरा नाम अजय सिंह राजावत है। लाइक लास्ट 7 ईयर से मैं बच्चों को टीचिंग कर रहा हूं। बेसिकली मैं आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाता था, साथ के साथ मैं आईआईटी जेम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं। तो मैंने पहली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च किया है यहाँ पर, और वो भी बिल्कुल फ्री। हर एक बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ चार्ज नहीं है। हर एक बच्चे की टेस्ट सीरीज भी होगी, संडे टू संडे हम टेस्ट भी लेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें और डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट मैटर लेके आऊं कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आरपीएससी का जो पेपर होगा सेकंड ग्रेड का अप्रोक्सीमेट अक्टूबर में होगा। हम कुछ नहीं मतलब एग्जैक्टली अक्टूबर तक होगा, तो हमारे पास अभी भी 5-6 महीने हैं। तो 5-6 महीने में हम बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस, वो सिलेबस कवर करूंगा जो कि आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आपके पास मार्क्स आ सकते हैं। तो उस सिलेबस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। आप जितना मर्जी पढ़े उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई डाउट लगता है, डाउट वगैरह, तो डाउट सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लें, और वहां पे अपना जो भी डाउट आता है वो मुझे सेंड कर दें। उसके बाद हम डाउट क्लास जो होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये सब चीजें हमारी रहेंगी। और हम यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया सिलेबस आया है हमारा, बिल्कुल उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। ज्यादातर सिलेबस वही है हमारा, बस 2-3 चेंज हुए हैं। जो भी ग्रेजुएशन पोर्शन था हमारा, उसमें 2-3 टॉपिक नए ऐड कर दिए गए हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटा मोटा सा चेंज हुआ है। आप यदि उस सिलेबस को छोड़ भी देते हो तो आप ये समझ के चलो कि उससे ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन आएंगे। जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उससे 8 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप उसकी वजह से कि सर नया सिलेबस आ गया है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं आता है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे इजी टॉपिक वही है। आप जाके देखना, सीआर इक्वेशन, कोसी रीमान इक्वेशन जो आती है हमारी, वो बहुत ही इजी होती है। बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर याद करना है। डायरेक्टली इक्वेशन याद करना है 2-3 फॉर्म में, और डायरेक्टली आंसर आएगा। कोई क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा आपसे, आपसे सिंपल पूछेगा कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सिंपल आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेना है उसकी कंडीशन, डायरेक्टली सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये टॉपिक तो ये जोड़ा है हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास एक 3D का टॉपिक और जुड़ा है। 3D का टॉपिक जिसमें हमारे स्फीयर, कौन और पैराबोला वगैरह जो एक्स्ट्रा हमारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बहुत इजी टॉपिक है। यदि आप क्लास 12th की जो आपने 3D पढ़ी है उसी का जैसा है, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली उसका जैसा है। जैसे हमने क्लास 12th में 2D पढ़ी है, जहाँ पे पैराबोला, अति परवले, परवले, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो वो चीज है कि 3D में बताया गया है। बस उसमें क्या होता है, 3D में थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेट अलग से आ जाता है, छोटा सा कोऑर्डिनेट अलग से आ जाता है, जेड। और बाकी सब कुछ सेम चीजें ही होती है। कि जैसे कि एक समूह, पैराबोला के समूह की इक्वेशन क्या होती है, अति परवलय के समूह की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल के समूह की इक्वेशन क्या होती है, वो सब सेम टू सेम ही रहेगा। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस में 2-3 पार्ट। हाँ, ये जरूर है कि आपको थोड़े से टॉपिक ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे पहले की कंपैरिजन। पर फायदा ये भी तो है ना कि जो टॉपिक ऐड किए गए हैं तो वो तो इजी है। आप देखोगे तो वो आपके लिए इजी है, तो फायदा ज्यादा हो गया। और कोई छोटा मोटा टॉपिक हटा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा टॉपिक आपके रिमूव हुआ है,
वो है रीमान इंट्रीगेशन। देखो मैं तो मानता था कि रीमान इंट्रीगेशन, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोचता था कि रीमान इंट्रीगेशन से एक क्वेश्चन आएगा, तो काहे की टेंशन लेनी भाई, एक क्वेश्चन को हटा दो, ठीक है, क्योंकि उसकी टेंशन लूंगा, उसकी वजह से पूरी किताब पढ़ूंगा। इससे अच्छा है कि मैं छोटा सा पार्ट पढ़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं चीजें पढ़ूंगा, ठीक है। और सिलेक्शन का यही तरीका होता है सबसे बेस्ट। कोई भी बच्चा सिलेक्शन तभी ले सकता है जब उसको ये मालूम हो कि मुझे जो आता है मैं वही करूंगा, ठीक है। हाँ, अब ये भी नहीं है कि भाई आपको आता ही 10% है, 15% है या 20% है, तो आप ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सर मैं तो उतने में ही होना चाहिए था मेरा। नहीं, एटलीस्ट जितना आता है ना उतने को अच्छा करें, और ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करें कि ये टॉपिक्स हैं। तो आज हम यहीं पे डिस्कस करने वाले कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को हम कैसे कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको क्या क्या की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सुटेबल होगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम सिलेबस को और चेक करते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में आपको सिंपली नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम आपको याद ही होगा, ये क्लास 10th का टॉपिक होता है हमारे। नंबर सिस्टम कहाँ का होता है, क्लास 10th का टॉपिक होता है, क्लास 10th और 9th में। जो क्लास 10th और 9th में जो एनसीईआरटी है, वहां से यदि आप करते हो, बिल्कुल आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहे कोई भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा आरडी शर्मा आप यूज कर सकते हो। आरडी शर्मा जो क्लास 10th और 9th में जो होती है उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 2-4 क्वेश्चन होते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना फायदा होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो एनसीईआरटी से कर सकते हो। और प्रॉब्लम के लिए आरडी शर्मा मैं बोलूंगा कि आरडी शर्मा आप यूज कर सकते हो। इसमें सबसे पहले रैशनल नंबर है, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि आप लिखते थे ना ऐसे कि ये आपका टर्मिनेट हो गया, फिर इसके बाद कभी कभी ऐसा लिखा जाता था कि कंटिन्यू चल रहा है, ऐसे कोई नंबर आ जाता 2 4 1 3 1 ऐसे रैंडमली आ जाए तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल, नॉन रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो सब यहाँ पर आएगा। साथ के साथ में रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का एक रियल नंबर की सेट में क्या क्या आता है, कौन कौन से नंबर्स आते हैं, रैशनल आता है, इरेशनल आता है, ठीक है, इस टाइप के। और इनके डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दैट, जैसे कि कभी आपके बोल दिया जाता था कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, इस टाइप से। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आएगी ना वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टी उसकी पावर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ के साथ में उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनकी जो पावर आ जाती है तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आने वाली है। देखो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। लो ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर, जैसे कि आपके पास आ जाता है बेस 6 में तो पावर ऐड हो जाती है, लाइक दैट। ऐसे की सिस्टम हमने किए थे एक्सपोनेंट में। क्लास 9th और 10th में ये दोनों चीजें करते हो आप अच्छे से। अब मैं यही कहूंगा कि 9th और 10th की आरडी शर्मा बिल्कुल पढ़ें आप। आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी पहले पढ़े, एनसीईआरटी पहले पढ़े 9th क्लास की, और फिर उसके बाद आरडी शर्मा पढ़े, बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये लीमा होती है जिससे हम एलसीएम एचसीएम निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसके कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे कि प्रूव करते हैं कि इवन नंबर को 2n फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड नंबर को 2n-1 फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टाइप के जो रिजल्ट है ना वो डायरेक्टली आ जाते हैं। और इस टाइप को जो मैं कराऊंगा आपको तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के नंबर्स को कर सकते हैं हम, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक रूल की जो हमारे पास थ्योरम होती है कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, तो उसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हर एक बच्चे को आराम से आ सकता है। इसमें यदि आप आराम से यदि इसको पढ़ते हो, हर एक टॉपिक को रिवाइज करते हो, बिल्कुल आप इसको अच्छे से कर सकते हो,
चलिए, तो अगले टॉपिक की बात करें हम यहाँ पर, तो अगला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में वो सब चीजें आएंगी जैसे कि हमारे पास लाइंस होती हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है हमारे, जैसे कि आपको याद ही होगा कि इसमें लाइंस वगैरह की बात की जाती है, लाइंस क्या होंगी हमारे पास, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए, तो देखो ज्योमेट्री की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है लाइंस एंड एंगल, क्लास 9। इसका है भाई क्लास 9, पूरा का पूरा चैप्टर है, मस्त। आप इसमें एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में हर एक इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टी लिखी है, वहां से हो जाएगा। आर डी शर्मा साथ के साथ में जरूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा चाहिए उतना आपके लिए फायदा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो सब चीजें हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब चीजें आपको बहुत बेसिक है, जैसे कि पैरेलल लाइन आपको मालूम है कि जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, फिर आपको याद है कि इन पे लाइन ऐसे कट कट जाए तो ऐसे एंगल सेम होते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साइड्स, साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, एंगल, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आउटर एंगल का सम निकालना होता है, साइड्स निकालनी होती है, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी क्या होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, समद्विभाजक त्रिभुज क्या होता है, उस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या क्या है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करें। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल आपको क्लास 10th में मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको क्लास 9th में मिलेगा। इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल, इनइक्वलिटीज मतलब वो चीज जब आप दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है, वो वाली चीजें हैं ये। जब इनइक्वलिटी की बात करते हैं ना कि दो साइड का सम, दो साइड है ए और बी, उसका सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है, ये वाले। ठीक है, मीडियंस, मीडियंस माध्यिका क्या है, उनका परपेंडिकुलर लंब क्या है उनका, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज वगैरह, इनकी बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, उनके प्रॉपर एंगल की क्या है, उनके डायगोनल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, रेक्टेंगल मतलब त्रिभुज, रेक्टेंगल मतलब आपका आयत क्या होता है, रोम्बस, ट्रिपेजियम, स्क्वायर, ये सब चीजें क्या क्या होती है उनको सब तो डिस्कस करने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 से आएगी, वो सब डिस्कस करेंगे। सर्कल, वृत्त क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसका एरिया क्या होता है, उसमें सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो वृत्त का परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यदि कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो सब चीजें। इक्वल कॉर्ड एंड दियर डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड क्या होती है, सेंटर पे एंगल बन रहा है तो वो वाली थ्योरम, जैसे कि आपको याद होगा इसे, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया कि आपके पास ये सर्कल है कि यहाँ पर एक कॉर्ड लिया हमने, इससे एक एंगल बनाया और एक एंगल उसकी सरकम सेंटर परिधि पे बनाया, यहाँ पे यदि थीटा है तो ये क्या होता है, 2 थीटा होता है, ऐसा। ये चीज हमने देखी थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय, चक्रीय चतुर्भुज। वो क्या होता है कि जब 4 पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर लाई करें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हम जानते हैं कि सर्कल को टच करने वाली लाइन होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब चीजें अपने इसमें रहेगा ज्योमेट्री में। और ये बेसिकली मैं आपसे बोल दूं, ये बिल्कुल आपको क्लास 9th और 10th का ही है, 1% भी दूसरे चैप्टर का नहीं है ये। आपको बिल्कुल क्लास 9th और 10th से बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, और साथ के साथ एनसीईआरटी पहले करें, फिर उसके बाद आर डी शर्मा जरूर करें। आर डी शर्मा करेंगे, आर डी शर्मा बस इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपको 10 से 12 प्रॉब्लम यदि हर एक टॉपिक पे करोगे तो पक्का है आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखें, मैथमेटिक्स को जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, तो उसका रिवीजन जरूर होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करके चले आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके।
कम से कम जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे एक टॉपिक पढ़ो, दो टॉपिक पढ़ो, पर उसे ऐसे पढ़ के चले कि आपका वो रिवीजन हो गया। ऐसा ना सोचे कि लास्ट के लिए छोड़ दें, एक दो महीने के लिए छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यदि आपने ऐसा किया तो आपको लास्ट में जो होगा वो आप खुद सोच सकते हो क्या होने वाला है। एक टॉपिक नहीं रहेगा लास्ट में, पूरे का पूरा 11th 12th 9th 10th। और बात करूं मैं इसकी ग्रेजुएशन की, सारे के सारे सिलेबस आ जाएगा इसके अंदर। अब जब सारा का सारा आ जाएगा तो भाई टॉपिक कितने सारे होंगे, सोचो तो सही। क्या रिवाइज कर पाओगे एक दो दिन में, एक हफ्ते में भी नहीं कर पाओगे। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, आपके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट रखिए कि आपको रेगुलर के रेगुलर पढ़ते चलना है। शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। शॉर्ट नोट मतलब फॉर्मूला बुक, कोशिश करूंगा मैं खुद भी दूंगा आपको, जैसे फॉर्मूला बुकलेट वगैरह हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर की, चैप्टर से हर एक पेज बना बना के दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा और वहां पर आपको डायरेक्टली मिलेगा फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो ये तो लाजवाब है। यदि किसी बच्चे को मेंसुरेशन नहीं आता तो इसका मतलब आप समझ लो कि आप बहुत गहरे पानी में हो, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो 9th 10th में आपने खूब पढ़ा है। एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है, शंकु का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, स्पीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, गोला मतलब जिसे गोला हम बोलते हैं, गोला का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, घन घनाभ मतलब जो हमारा होता है उनका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है उनका, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो इन्होंने बोला है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये देखो ये इन्होंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है हमारा, ठीक है, कौन, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इन कन्वर्टिंग टू टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, मतलब जब आपको एक गोले के अंदर एक शंकु रख दिया गया है, ठीक है, या फिर आपका ये रख दिया गया, बेलन रख दिया गया है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मिक्स वाली सब कुछ क्लास 9th और 10th से ही हो जाएगा आपको। 9th क्लास में आप हर एक टॉपिक यदि इसको कर लेते हो, बिल्कुल आप आराम से हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जो मैटर, ये हमारे क्लास 9th और 10th का है पूरा का पूरा। आप ये देखो, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दूंगा कि जो ज्योमेट्री है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लास 12th में भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना जो इसमें लिखी है वो तो आपको क्लास 10th वाली ही है अभी तक तो, पर कुछ चीजें आपको क्लास 12th 11th और 12th वाली भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आगे चल के हम फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं एलजेब्रा की। एलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है, तो एलजेब्रा तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आते हैं आपके। ठीक है, ये एलजेब्रा वही टॉपिक है हमारा। देखो क्या बोला है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, लीनियर, लीनियर मतलब रेखिक, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जो 3 डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल आती है वो क्या होती है, जीरोस, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जैसे कि आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिद्धाचार्य फॉर्मूला जो लगाते हैं ना, उससे रूट्स वगैरह निकालते हैं, तो 2 डिग्री में निकालते हैं, 3 डिग्री में निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट मतलब जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ हल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो सब चीजें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो होती है हमारी, उसमें जब हम बोला जाता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मतलब जो फैक्टर होगा तो उसको सेटिस्फाई करता है, वो सब चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल कोफिशिएंट में, रियल रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रूट्स। ठीक है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी यहाँ तक की बात करते हैं, एलजेब्रा की बात, ये यहाँ तक की बात करो आप, ये सब चीजें ये बेटा आपको क्लास 9th
क्लास 9th एनसीईआरटी, जिसमें आपका तीसरा या चौथा चैप्टर है पॉलिनोमियल, वहां से पूरा का पूरा है ये। उसके बाद क्लास टेंथ में दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, तीनों के तीनों, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, तीनों के तीनों वहीं से आते हैं ये उसी के थ्योरम से सब कुछ। वहां पे कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो चैप्टर है। ऐसी 9th क्लास से भी ये एक टॉपिक है। 9th क्लास में भी 2 चैप्टर से ये आता है, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो वहां से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो इसे। साथ के साथ में आर.डी. शर्मा जरूर करते चलें एक बार। देखो, मैं आपसे ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीनियर सेकेंडरी के लिए, आपने जो सीनियर के लिए है, क्लास 10 तक के वाले टॉपिक्स के लिए आपको अभी इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा अच्छे से करना है। जितना ज्यादा फोकस आप करोगे उतना फायदा होगा आपके। और साथ के साथ में शॉर्ट नोट जरूर बना लें। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्लास 11 का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेट कैसे करते हैं, उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उनका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है हमारा। ठीक है, साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस मतलब मापांक, ठीक है, मापांक वगैरह कैसे निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। ट्राइंगुलर इनिक्विटी, ट्राइंगुलर इनिक्विटी आप जानते ही होंगे कि वो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ऑलवेज लेस देन z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस, ऐसे करते थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो 3 का तीसरा रूट है ना, यूनिटी का तीसरा रूट जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिसमें ओमेगा आता है, याद हो आपको, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू आपके 1 हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन लाइक दैट, जैसे आपसे बोला जाए कि ये लाइन को बनाएगा या फिर किसको बनाएगा, लाइन को बनाएगा या फिर सर्कल को बनाएगा, तो वो सब चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, बहुत ही इजी टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, कॉन्जुगेट, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये सब बहुत ही इजी है। मॉडुलस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक आरपीएससी में वो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट से पूछे गए, इन दोनों से। इन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मतलब इतने क्वेश्चन है इसमें और अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। आप आरपीएससी के पेपर देख लेना, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही रहता है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालिए, ऐसा बोल दिया जाता है डायरेक्टली। तो आप जाके भी देख सकते हो। अर्थमेटिक अब बात करते हैं, ये है सीक्वेंस और सीरीज। ये किसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी, जिसे हम एपी बोलते हैं और जीपी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। 4-5 फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैं, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है भाई। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जो मीन क्या होता है हमारा, मतलब माध्य, माध्य क्या होता है हमारा, ज्योमेट्रिक माध्य क्या होता है, सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज, जो सीरीज आती है एपी की, उसका सम क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज उसका सम क्या होता है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज उसका सम क्या होता है, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी एक सीरीज है। ये आपको 11th-12th की उसमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा भाई, एजीपी ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा 11th-12th की। 11th-12th में केवल यहाँ तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो एजीपी कहाँ से पढ़े, तो एजीपी पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर एसआर सैनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एजीपी आपके उस वाले एनसीईआरटी वाली सिलेबस में नहीं है। तो इसको आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, एसआर सैनी से पढ़ना पड़ेगा या फिर आर.डी. शर्मा से पढ़ना पड़ेगा। आर.डी. शर्मा से भी आपका काम चल जाएगा, इसमें है उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो आपका है बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आर.डी. शर्मा भी मिल जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर, मतलब जब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा। क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या बनेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग जो होती है अपने, लाइक जैसे कि अपने पास सेट आते हैं ना, सेट, ये अब नया टॉपिक आ गया, ये सीक्वेंस सीरीज का नहीं है, ठीक है, सीरीज का नहीं है। अब ये क्या आ गया, नया टॉपिक आ गया, ये प्रोग्रेस उसका आ गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का।
जिसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे नंबर बनाते हैं कि 3 नंबर बनाइए जिसमें सारे के सारे ग्रेटर देन 1000 हो, या फिर आपसे बोल दिया जाए लेस देन 1000 हो, या फिर आपसे बोल दिया जाए कुछ अलग अलग टाइप के इवन हो, ऑड हो, मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना 3-4 नंबर्स की, वो वाली बात कर रहा हूँ। तो काउंटिंग ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब आप इसे 10 क्वेश्चन भी कर लोगे ना भाई, 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं ऐसे टॉपिक्स कराऊंगा आपको, आप खुद कर दो, खुद बिल्कुल इजीली कर दोगे। ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो एनसीआर, एनपीआर, देखो बेटा ये जो चीज है ना, ये एनसीआर और एनपीआर ये बहुत ही इजी है। बस आपको घबरा जाते हैं कि अरे यार एनसीआर आ गया भाई, घबराने की नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक्स है ये। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, हाँ ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसमें एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं उसका, तो आता है ना अपने एक्सपेंशन x+y⁴n, उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसकी जनरल टर्म क्या होती है, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है, उसकी मिडिल टर्म क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है एनसीआर की, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं हम यहाँ पर। मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट क्लास 12th का टॉपिक है, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा सफिशिएंट है, इसके आउटसाइड जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट नोट इसके आपको मिल जाएंगे, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा आपको इसके शॉर्ट नोट बिल्कुल बना के दूंगा, और वो शॉर्ट नोट से ही गारंटी के साथ कह दूंगा मैं, यदि आपको क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, पर वो जो प्रॉपर्टी होंगी ना उन्हीं से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाएगा, टकाटक सीधा का सीधा आ जाएगा भाई, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम ऐसा कैसा ही छपका आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बढ़िया ढंग से पढ़ना है और अपना रिवीजन करते रहना है। देखो जितना भी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही फायदा है, मैं आपसे सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने जब नेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो पहली बार जब मैं 2015 में मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। मालूम है क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही थी, मैं सिलेबस की तरफ भागता गया भागता गया भागता गया, मैंने पूरा सिलेबस को कवर कर लिया। पर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मालूम है, मेरे साथ हुआ कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया पर मुझे रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब ऐसा गड़बड़ हो गया कि अब आखिरी के 12 से 13 दिन बच रहे थे और वहां पे गड़बड़ हो गया, अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैं इसको पढ़ूं उसको पढ़ूं इसको पढ़ूं इसको पढ़ूं, ये कंफ्यूजन सबके साथ में होगा। तो आपको इस चीज से बचना है, और बचने का मतलब एक ही है, आपको बिल्कुल रिवीजन टाइम टू टाइम करते चलना है। अभी आपके पास टाइम है, आप फिक्स करो कितने घंटे मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है तो पढ़नी है। अब देखो जनरल पेपर तो आपको सिलेक्शन कराएगा नहीं, आपको तो मालूम है इसे कि अभी तो दोनों में पास होना जरूरी है, ठीक है। तो आप ये चीज तो जानो ना भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो इतना, और जो मैथ का बच्चा है वो स्कोर अपना मैथ में बहुत ज्यादा कर सकता है, आराम से कर सकता है। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और मैं बताऊं आज दिन तक का रिकॉर्ड है, आरपीएससी हो, केवीपीआई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको केवीएस वाला हो, एनवीएस वाला हो, या फिर DSSB वाला हो, या एचटेट वाला हो, कोई सा भी टीचर का एग्जाम हो, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम समझो कि क्वेश्चन टफ तो नहीं आ रहा है। टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, आएगा तो बहुत सीधा आएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ो ना भाई, तो आप ऐसा टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अपने माइंड से निकाल दो कि टफ सिलेबस है, कुछ नहीं है, यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, आप बहुत आराम से कर सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए तो चलते हैं मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट की ओर। इसमें सिंपल लिखा है एलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस, एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, टाइप ऑफ मैट्राइसिस, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और 3, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी, एड जॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि मेरी सीरीज कैसे चलने वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलरली उसमें बने रहेंगे। मैं बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा कि मैं ऐसे 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 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब भी नहीं बताऊंगा एक सीरीज भी ड्रॉप करने वाला,
सेम टू सेम ऐसा कैसे ही चलेगा पूरा पूरा पैटर्न। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता भी है कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है तो कहीं 2-4 टॉपिक आप दूसरी जगह से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीरीज जो मेरी चल रही रहेगी उसको फॉलो जरूर करें और मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की, चाहे मुझे 3 घंटे तक की भी क्लासें लेनी पड़े। ठीक है, बस अभी शुरू शुरू में तो आपको 1-1 घंटे की मिलेगी क्लासें, पर जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ता रहेगा, आपका प्यार बढ़ता रहेगा, आप जैसे सब्सक्राइब कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओगे, वैसे ही वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासें मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास सेट एंड रिलेशन। बिल्कुल क्लास 11th और 12th का ही है। क्लास 11th में ये आता है, क्लास 11th में ये आता है, फंक्शन आपका 12th में आ जाता है। देखो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये वाला जो टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी तो काम करेगी करेगी, पहले तो आपको वही पढ़ना है, पर अब एसआर सैनी बिना काम नहीं चले, एसआर सैनी के बिना काम नहीं चलेगा भाई। क्योंकि यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप छोटे मोटे नहीं रहे, क्योंकि छोटे मोटे होते तो बिल्कुल हम कर लेते। डेफिनेशन तो यही है एनसीईआरटी से, पर क्वेश्चन करने के लिए आपको एसआर सैनी भी करनी पड़ेगी। आरडी शर्मा में है क्वेश्चन, पर उतने माहौल वाले नहीं है, मस्त वाले नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि जो आप चाहते हो ना कि आपको क्वेश्चन चाहिए भाई, जो आरपीसी वाला एग्जाम में क्वेश्चन देता है वो थोड़ा सा लेवल अच्छा देता है उसका, तो एसआर सैनी एक अच्छी बुक है आपके लिए, तो उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, इसमें सेट है, सेट का रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेट है, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, डी मॉर्गन लॉ क्या है, प्रैक्टिस है ना, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सब चीज, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, फंक्शन, स्पेशल केसेस ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनवर्टिबल फंक्शन, इवन और इनटू ऑन टू, वन वन, स्पेशल फंक्शन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। है इजी टॉपिक है, इजी है। मैं तो यूं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, टॉपिक बहुत बड़ा है, पर इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको। यदि ये टॉपिक आपको आता है तो क्लास 12th की कैलकुलस पार्ट जो है ना, कैलकुलस पार्ट जिसमें 5-6 चैप्टर आते हैं, लाइक आपका फंक्शन आता है, एक लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, सांत्यता, लिमिट, सीमा, डिफरेंस, अवकलनीयता, अवकलन, अवकलन की एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, समाकलन का एप्लीकेशन, ये सब चीजें इसमें बहुत काम आती है इस वाले चैप्टर। ये अच्छे से करें आप। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है आपके लिए। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल क्लास 10 से स्टार्ट करें, 10th के बाद 11th का पढ़े, 11th के बाद एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करने के बाद आरडी का प्रॉब्लम करें। ठीक है, आरडी के बाद आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन एसआर सैनी पे चले जाना, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, आपको आराम से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये टॉपिक मैं भी अच्छे से कराऊंगा आपको, बहुत ही मस्त वाला। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अलाइड एंगल मतलब जो 90 डिग्री एंगल तक होते हैं उनको क्या करेंगे, और उनसे ज्यादा एंगल आ जाएंगे तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड जीरो पीरियोडिसिटी, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, उसकी वैल्यू बार बार रिपीट करती रहती है, तो वो चीज है। उनके एडिशन के फॉर्मूले, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले, इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन, सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ये क्लास 12th का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, ओहो ये तो आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। ये देखो, ये केवल प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। ठीक है, दियर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, और इसके जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रॉब्लम एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये बस केवल क्लास 10th का पढ़िएगा, क्लास 10th के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाइट और डिस्टेंस वाला जो हाइट एंड है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th उस वाली चैप्टर की बात कर रहा है, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक यहाँ से एक उन्नयन कोण पे या अवनयन कोण पर ये इसको ऐसे देख रहा है एक पहाड़ को, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, उस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो यहाँ पे डिस्कस करेगा।
अब बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन। ये आपका क्लास 11th का पोर्शन है, क्लास 11th का, ठीक है। आपने ज्योमेट्री ऊपर भी पढ़ी थी, पर वो ज्योमेट्री कौन सी थी, 9th और 10th वाली। अभी जो एनालिटिकल ज्योमेट्री आ रही है वो किसकी, कौन सी है, वो 10th वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कार्टिजन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लेन में एक्स और वाई जैसे आप करते हो ना, वो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनकी दूरी कैसे निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो लाइन होती है ना हमारे रेखा, रेखा की इक्वेशन किस अलग अलग फॉर्म में, कि जैसे नॉर्मल फॉर्म में कैसा होता है, स्लो फॉर्म में कैसा होता है, ठीक है, वो सब चीजें। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की दूरी किसी एक लाइन से। लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली तीसरी लाइन का समीकरण क्या होगा, ठीक है। बाइसेक्टर, दो जो बाइसेक्ट करता है ना, 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। कंकरेंट, कंकरेंट लाइन मतलब ऐसी लाइंस जो कि मतलब एक पॉइंट से जाए, 3 और 3 से ज्यादा लाइन जो एक पॉइंट से जाए, कंकरेंट लाइन, उनकी बात करेंगे। सेंट्रोइड की बात करेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ट्राइंगल। बहुत बड़ा सिलेबस है पर इजी है। आप है ना सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इन सब टॉपिक को बहुत यूं खटाखट कर लोगे, यदि आपको है ना थोड़ी सी बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल कैसे आप खटाखट चुटकियों में निकालना सीखोगे धीरे धीरे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मतलब दो दो इक्वेशन का जब रेखाओं का प्रोडक्ट कर देते हैं तो फिर कैसे इक्वेशन बनती है। नेचर ऑफ कॉनिक, नेचर ऑफ कॉनिक मतलब वो जो कॉनिक सेक्शन आता था ना, शंकु वगैरह, सांख्यक, सांख्य क्या होता है, उसकी नेचर क्या होगी कि वो आपका परवलय होगा, अति परवलय होगा, या फिर दीर्घ परवलय होगा, ठीक है, सॉरी दीर्घवृत्त होगा, व्रत क्या होगा, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, टेंजेंट क्या होता है, उसका नॉर्मल क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, पर्जा कोज्या, ये सब क्या क्या होते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंटरसेक्शन विद लाइन, एक लाइन के साथ जब इंटरसेक्ट करेगा तो वो टच करेगा या कट करेगा, या उसकी त्रिज्या होगी, या फिर उसका क्या होगा, स्पर्श रेखा होगी या कोज्या होगी, ठीक है। वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, फोकाई, डिस्टेंस, एक्सेंट्रिसिटी, और ये इजी पोर्शन है भाई। यदि आप इसमें फॉर्मूलाज को फॉलो करते हो, फॉर्मूला बस केवल फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़ के भी चलते हो ना, तब भी आप इसको बढ़िया ढंग से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से रखनी है, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना करिएगा, क्योंकि ये तो देखो ये जो प्लेन ज्योमेट्री आपकी, वो सब आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सब आपके केवल आपके फॉर्मूला की याद करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कि आप फॉर्मूलाज को कैसे याद कर रहे हो, वो सब चीजों पे ये डिपेंड करने वाला है। चलिए आगे चलते हम। तो देखो भाई, उसके बाद है लोकस, लोकस की प्रॉब्लम कैसी आती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पोलर इक्वेशन, पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, एसिम्प्टोट्स, जो कोड होती है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑक्सिलरी सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, कॉनिक सर्कल, ये सब है ना रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट। ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या बनता है, सिंपल, आप उसके डायमीटर को सर्कल लेकर एक बना दीजिए, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर टेंजेंट, लंबुवत स्पर्श रेखाएं मिलती हैं, उससे बनने वाला जो सर्कल आता है वही हमारा क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है, ठीक है। ये सब चीजें चेक करने वाले हैं। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन क्लास 12th का टॉपिक है आपके, बिल्कुल क्लास 12th का टॉपिक है। इसमें क्या पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, कार्टेशियन वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम एंगल बिटवीन 2 लाइंस। बिल्कुल एनसीईआरटी से काम चल जाएगा आपका। एनसीईआरटी क्लास 12th की बात करूं से काम चल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आरडी शर्मा यूज कर लें,
ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एसआर से नहीं यूज कर ले। और देखो मैं तो यही बोलूंगा, पहले एनसीईआरटी फॉलो करें, पूरा का पूरा सॉल्व कर ले, 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, मजा आ जाएगा, एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगता है आर डी शर्मा सॉल्व करें, देखो मैं आर डी शर्मा में भी आपको पूरा का पूरा रिकमेंड नहीं करूंगा कि हर एक सॉल्व करने जाओ, अरे यार इतना टाइम नहीं है अपने पास कि कौन करने जाएगा इतनी सारी चीजें। आपको जब मैं बोल ही रहा हूँ तो आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, सुनो, जब भी आर डी शर्मा की बात कर रहा है ये, आर डी शर्मा की बात कर ही रहा है, तो आपको क्या करना है, आर डी शर्मा में लास्ट में जाओगे, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक एक्सरसाइज आती है 40-50 क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मस्ती से वो कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कहीं गलत ही नहीं होगा, ना ही छूटेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आराम से आप कर सकते। ठीक है, और चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आगे का टॉपिक लेते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा कैलकुलस। देखो कैलकुलस आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा 12th क्लास का ही है, जो हमने 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ा है सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और इसके लिए आपको 12th क्लास के साथ और भी क्लासेस चाहिए, मतलब एनसीईआरटी के साथ आर डी शर्मा भी करनी पड़ेगी और एस आर सैनी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका काम नहीं चल सकता कि एनसीईआरटी में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो कैलकुलस में हमें जो टॉपिक्स मेन पढ़ने, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सम का कैसे निकालते हैं, डिफरेंस का कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे निकालते हैं, चेन रूल कैसे निकालते हैं, टिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स टिग्नोमेट्री का, लॉगरिथम का, कंपोजिट फंक्शन का, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, रोल्स थ्योरम, ये तो यहाँ तक तो आपकी क्या है, ये सब डिफरेंशिएशन ही है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इजी टॉपिक है, सारे के सारे इजी है, और 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन सबसे आते हैं। ठीक ये है, आप जैसे लिमिट की बात करोगे तो लिमिट का 100% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंटिन्यूटी के भी आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के आते हैं, डिफरेंशिएशन के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब के आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम है ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, दोनों ऐसे टॉपिक है, स्टेटमेंट है इनके, स्टेटमेंट याद रखो, स्टेटमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से भी हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ये सब टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे कैलकुलस में आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल से कैसे करते हैं, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं यहाँ पर। और जैसे कि आपके पास पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के जो एरियाज है वो कैसे, स्पेशली इसमें ना सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, ये 3-4 टॉपिक है जिनके मेनली एरिया निकाले जाएंगे, कि आपसे बोला जाएगा कि पैराबोला कुछ ऐसा है आपका, तो उस पैराबोला का एरिया क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे पैराबोला डिफरेंट दो पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो क्या एरिया बनेगा, उनसे डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने बिल्कुल क्लियरली किया हुआ है, एरिया बिटवीन सेड कर्व, द रीजन बाउंडेड बाय क्लियरली आइडेंटिफाइबल। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली क्लेरिफाई किया है कि जो एरिया आएगा ना वो या तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इनके अलावा जो दूसरे है ना उनसे रिलेटेड नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे टफ एरिया आते हैं, वो टफ एरिया नहीं दिए जाएंगे आपको, केवल किससे दिया जाएगा, स्पेशली यहाँ से पॉइंट करो, ये इन्होंने स्पेशली बोला गया कि एरिया अंडर सिंपल कर्व, जो सिंपल कर्व आते हैं उनका, स्पेशली लाइंस, जिसमें लाइंस आती है, आर्क ऑफ सर्कल, जो सर्कल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनसे, पैराबोला मतलब परवले जो बनता है उसका एरिया, और इलिप्स, ईटीसी मतलब हाइपरबोला भी आ जाएगा, जिसमें मतलब अति परवले, दीर्घ, ये दोनों तीनों चीजें आपकी आ जाएंगी यहाँ पर। तो याद रखना ये क्लियर ही है ना, इसने ज्यादा स्पेशल की बात नहीं की, ये फिक्स एरिया बोल रहा है कि यहाँ पर बात कर रहा है लाइंस की, सर्कल्स की, पैराबोलास की, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो वेक्टर और 3D हमारे क्लास 12th में ही है, क्लास 12th के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3D आपका 11th क्लास का भी कुछ पार्ट है, तो वो देख सकते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पार्ट को
कवर किया गया है। वेक्टर, स्केलर क्या होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। विच इनमें से कौन सा स्केलर है, मतलब सदिश है, कौन सा अदिश है। मैग्नीट्यूड, उनका मापांक क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोजिया, डायरेक्शन रेशियो, दोनों पूछे जाएंगे आपसे। टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के अलग अलग टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वो सब चीजें आपसे यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब वेक्टर मतलब सदिश, ठीक है। उनका डिवाइडिंग एक सेक्शन फॉर्मूला, जैसे लाइन में आता है सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर्स में भी सेक्शन फॉर्मूला आता है, उसे कैसे करते हैं। सदिश गुणन, स्केलर डॉट प्रोडक्ट सॉरी, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन क्या होता है उनका। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जब एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे हो तो उससे क्या होता है, सदिश गुणन, अदिश गुणन, सदिश गुणन। ये वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणन बोलते हैं। स्केलर मतलब अदिश गुणन, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वो जो बॉक्स आता था ना, बॉक्स प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे भी रिलेटेड बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है। मैं तो ये कहूंगा कि वेक्टर जो है ना, वेक्टर तो आप इतना अच्छे से कर लें कि इसका तो 100%, 1% भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। ये ऐसा टॉपिक है वेक्टर जिसमें गिनती के 4-5 तरीके हैं। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी स्केलर और डॉट तो दोनों सेम ही होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन चारों टॉपिक्स में से कंफर्म एक टॉपिक आ ही जाएगा आपके, और उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आता है स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो स्टेटिक्स में मीन, मीडियन, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ग्रुप डेटा का जब आपके पास ग्रुप दे रखा हो, अनग्रुप डेटा का जब अनग्रुप दे रखा हो आपके पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ अनग्रुप डेटा, प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पे इसमें बेसिकली हमारे पास क्या क्या आएगा, मीन डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिकली आप क्लास 12th के बाहर मत जाना, 11th और 12th से बाहर मत जाना स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि देखो मैं तो सही सी बात बोलता हूँ आपको, यदि आप 12th से बाहर गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन 99% बच्चों से बनते नहीं है, ठीक है। पर ये जरूर है कि 12th के क्वेश्चन आप करते हो, 12th के एनसीईआरटी के, फिर उसके बाद आरडी शर्मा की कुछ प्रॉब्लम्स करते हो, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करते हो, तो 100% प्रोबेबिलिटी में आप 100% गेन कर सकते हो। तो बाहर की चीजें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, और वही चीजें करो जो आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि मीन है, मीडियन है, मोड है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, जो वेरिएंस होता है हमारा, ठीक है। तो वेरिएंस है ना, हमारे पास बहुत बार है ना, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है उनका डायरेक्टली। तो ऐसी चीजों को आपको थोड़ा सा है ना डायरेक्टली याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कि बहुत सारा स्पेशली ज्यादा से ज्यादा डीपली पढ़ने लग गए। अरे भाई, आपको केवल टीचर में फाइट करना है, एग्जाम क्रैक करना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो आप उस पर सफिशियंट पे जाइए कि आप ये 11th-12th का जो मैटर है ना, उसी से पढ़िए, बहुत सफिशियंट है आपके लिए वो, ठीक है। चलिए फिर अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में हमारे क्या क्या आएगा, मतलब स्नातक स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में तो आपको मालूम है, ऑलरेडी हमने बहुत सारा पढ़ रखा है, ठीक है। आपको याद होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जाती है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी, वही होता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स। डेफिनेशन आपको ग्रुप की आनी चाहिए, एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप की आनी चाहिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ग्रुप की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वो आनी चाहिए आपको, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो पहले जो सिलेबस था ना, आपको एक चीज भी बता देता हूँ, पहले जो क्लियरिफाई नहीं था यहाँ पर, कि पहले यूं बोल दिया था उन्होंने कि जब पहले आपके पहले आरपीएससी होती थी, अभी तो क्लियरिफाई कर दिया, पहले है ना क्या बोलते थे वो डायरेक्टली कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आएगी पूरी की पूरी। अब उसमें उन्होंने टॉपिक स्पेशली नहीं किया, अब इस बार स्पेशली कर दिया कि आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप पढ़ना है,
ऑर्डर कैसे निकालते वो पढ़ना है, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ना है, ऑड इवन परम्यूटेशन पढ़ना है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, चक्रीय ग्रुप जो होता है वो पढ़ना है आपको, केली थ्योरम पढ़ना है, सब ग्रुप पढ़ना है, कोसेट, लैग्रेंजेस थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम। ये आप ऐसी थ्योरम है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आते हैं इनसे, लैग्रेंजेस थ्योरम, केली थ्योरम, ये डायरेक्टली आपके क्या आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं इनसे। तो इनको आप मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, 1% भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो नॉर्मलाइजर कैसे निकालते हैं, देखो थोड़ा इन्होंने बिल्कुल ये अच्छा किया है कि इस बार टॉपिक वाइज दिया है, इन्होंने एक एक टॉपिक दे दिया। और जब हम करते थे ना प्रिपरेशन, तो हमारे टाइम पे तो बिल्कुल उन्होंने यूं बोला रखा था कि ये आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, पढ़ लो। अब पढ़ लो कहाँ से पढ़ लो, बहुत बड़ा होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्लेरिफाई हमें कर दिया कि भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको ये टॉपिक्स पढ़ने। अब इन टॉपिक्स को आप कहीं से भी पढ़िए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ग्रेजुएशन की करने की, आपकी जो भी आपने ग्रेजुएशन जहां से भी की है, जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी या आउटसाइड कहीं से भी, आप कोई दूसरी बुक को नई परचेज बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, नई बुक बिल्कुल भी परचेज ना करें कि आपने नए, जैसे आपने कोटा यूनिवर्सिटी से की है तो आप जयपुर वाली को ना पढ़े, उससे मतलब मत रखो। आप केवल जो आपने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी है ना उसी को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि देखो टॉपिक थ्योरी कहीं पर भी चेंज नहीं हो सकती, बस हो सकता है कि 2-4 एग्जाम्पल वहां ज्यादा हो यहाँ कम हो, बस ये हो सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ग्रेजुएशन के मामले में आपको केवल जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, जहां पर जो बुक चलती है ना उसी बुक को फॉलो करें। उसके अलावा दूसरी बुक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक है। वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार ये तो नई नई चीजें है, कैसे हम करें कवर, क्योंकि ग्रेजुएशन का मैटर बहुत ज्यादा है। पर जो आपने ऑलरेडी एक बार बीएससी के एग्जाम में आपने दे रखा है तो वो आपके लिए बहुत इजी लगेगा। तो इस वजह से मेरी रिकमेंड यही रहेगी आपके लिए कि आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि आप वही बुक्स से पढ़ें जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। उससे क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि ये तो मैंने टॉपिक पढ़ रखा है, और जब मैंने पढ़ रखा है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसके बाद नवकार पब्लिकेशन की जो हमारी बुक आती है वो बेस्ट ऑप्शन है। नवकार पब्लिकेशन की जो हम ग्रेजुएशन में गोखरू साहब की जो पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए आप, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। जेपीएच की पढ़ लीजिए, जयपुर पब्लिकेशन वाली, तो वो भी पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। वहां से भी आपका शानदार यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। और ये बेसिकली है ना, आपको मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स देने वाली ये है। इसमें आपके अधिकतम से अधिकतम मार्क्स आ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है ना वो बिल्कुल डायरेक्टली थ्योरम होता है, स्टेटमेंट सीधा का सीधा कि दिस ग्रुप इज चक्रीय ग्रुप और नॉट, यह ग्रुप चक्रीय है या नहीं है, यह ग्रुप आबेली है या नहीं है, यह सब ग्रुप है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, नवकार पब्लिकेशन जो इसके पास है और जिसके पास जेपीएच है तो जेपीएच वाली नवकार पब्लिकेशन की बुक उठाइए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे सिंपल जितनी भी थ्योरम हो, जितनी भी थ्योरम्स है, 20 है, 30 है, 40 है, जितनी भी थ्योरम्स है सबको 1 बाय 1 लिख लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली रट डालिए, कोई मतलब नहीं किसी से। ये ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप होता है, ये आबेली ग्रुप होता है, ये इसकी थ्योरम है, ये इसका ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी होती है, इसका तस्मक होता है, ये इसका इनवर्स होता है, ये सब कुछ लिख लीजिए आप बिल्कुल बिना सोचे समझे। गारंटी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। बस आपको क्या करना है, सिंपल जो जो भी आपके पास थ्योरम दे रखी हैं वो सब लिख लो। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन वो होंगे जो डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है कभी कभी आ जाता है तत्समक निकालने वाला, वो निकाला जाता है, वो तो याद होना नहीं चाहिए, वो निकालना आपको आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको आएगी तो निकाल लोगे आप। ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो मेरी हिसाब से आपको क्या करना है, इस टाइप के जब भी आपकी ग्रुप थ्योरी के लिए आपको प्रॉब्लम हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो भी आपने ग्रेजुएशन में जो बुक पढ़ी है उसे उठाइए,
उसमें जितने भी थ्योरम से एक पेज पर लिख लीजिए, 2-3 पेज भरेंगे, 40-50 थ्योरम होंगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा थ्योरम नहीं है। स्टेटमेंट सारे रट डालिए, कट 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 कट, डायरेक्टली आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हो। ठीक है, इसी में तो सीक्वेंस सीरीज आती है सर, यही तो वो चीज है जो हमें आती है। जनरली बच्चों को सीक्वेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस वगैरह यहीं से आपको सीखना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, लीनियर सेट क्या होते हैं, लोअर अपर बाउंड क्या होता है, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लोज ओपन सेट क्या होते हैं, रियल सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, रियल सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये आते हैं। देखो रियल एनालिसिस में आपको याद है आपके पास 2 बुक चलती थी ग्रेजुएशन में, यदि आपको थोड़ा आइडिया हो, आइडिया तो होगा ही सी क्योंकि पढ़ा तो ऐसे सभी ने। एक आती थी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस और एक आती थी हमारे पास रियल एनालिसिस, जिसमें हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ते थे। और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में हम पढ़ते थे जो सीरीज आती थी ना आपके पास, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी, अभिसारी होगी या नहीं होगी, अपसारी होगी या नहीं होगी, इस टाइप के हम क्वेश्चंस करते थे। फिर वो अपसारी होगी तो किस पॉइंट पर होगी, फिर उसके लिए हम राबे टेस्ट लगाते थे और बहुत सारे क्यू रूट रूट कोची रूट थ्योरम लगाते थे, उससे भी हम कर लेते थे। वो सब चीजें वहां पर करते थे। और उसके बाद हमने वहां पर पढ़ा था कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ी थी, वही की वही लिखी हुई यहाँ पर। तो आपको है ना वो 2 बुक है उसमें 2 बुक पूरी पूरी नहीं लेनी, आपको केवल 2-2 चैप्टर है वो। रियल एनालिसिस में भी 2 चैप्टर है, एक तो रियल सेट और सीक्वेंस वाला है और एक ये सीक्वेंस सीरीज वाला, एक तो वो लेना है। और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में जो कन्वर्जेंस वाला पार्ट है जिसमें सीक्वेंस और सीरीज को अपन ने क्या कर रखा है कि कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, वो वाला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके अंदर, रियल एनालिसिस के अंदर 2 और 2 उसके अंदर, तो 4 टॉपिक है। और इनकी भी अच्छी मैं बात बताऊं, आरपीएससी में, आरपीएससी तो छोड़ो, आपको मैं बताता हूँ सेंट्रल के एग्जाम की बात। सीरियसली इन दोनों टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन किस पे आए याद है, वो जो पी टेस्ट होता था हमारा कि पी ग्रेटर देन 1 होगा या पी लेस देन 1 होगा, उस पे आते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जब पी ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन होगा ना तो कन्वर्जेंट नहीं होता था। वो वाला कंसेप्ट वाले पे इतने क्वेश्चन दिए गए, उन्होंने मतलब भरपूर मार्क। अरे यार आप सही सी बात ये समझो ना, क्वेश्चन आपको कैसा देगा, क्या वो बड़ी सी सीरीज देके बड़ा सा नंबर सॉल्व करने को थोड़ी बोलेगा आपसे। आप खुद सोचो, टाइम लिमिटेड दे रहे हैं, 150 क्वेश्चन कराने, 40% कंपलसरी कर रखा है कि इतना तो लेके आओ भाई, 40-45%। अरे तो भाई आदमी, अब भगवान थोड़ी हम कि इतना खट 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 मशीनें लग गए कि खट 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 टिक मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको मेन चीज है ना, तो वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व करनी कि कैसा आपका पेपर आ सकता है। तो इनमें है ना ऐसी थ्योरम है, ग्रेजुएशन का मामला, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक पैटर्न होता है, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन नहीं होते, डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसा भी ध्यान रखें कि स्टेटमेंट है ना, थ्योरी ऑफ, अब जब मैं रियल एनालिसिस आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक पेपर दूंगा, इसमें सारे के सारे टेस्ट लिखे होंगे, सारी के सारी थ्योरम्स लिखे होंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे। बिल्कुल छाप लेना, पढ़ के जाना, 100% 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे उससे, 4 में 2-3 बन जाएंगे, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट तो आने ही वाले हैं। और एक आध तो देखो भाई कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही बोलूंगा कि पूरी थ्योरम नहीं आई, देखो एक आध तो क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, चलिए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये वाला आपको मालूम है इसे, ये नया वाला जुड़ गया है बिल्कुल, ये पहले नहीं आता था हमारे। ठीक है, अब हाँ पहले फर्स्ट ग्रेड वालों के तो आता था ये, कि जितने भी फर्स्ट ग्रेड वाले उनमें तो आता था, अब नहीं आता, अब नया आ गया बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या है, फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप ये मत सोचना कि जो आपने 12th वाला किया ना वैसा ही होगा, नहीं ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है पर इजी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको डर लग रहा है कि ये सर नया टॉपिक आ गया, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इसकी। आपको मैं कुछ छोटा सा सेलेक्टेड टॉपिक बता दूंगा, वो याद रखिएगा। इसमें आपको इसमें 100% ये वाला टॉपिक आपको याद रखना है, व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन
और CR इक्वेशन, ये कोची रीमान इक्वेशन है ना, ये याद रखना, और एक हार्मोनिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, बस। आप बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है। CR इक्वेशन, 3 इक्वेशन होती है अलग अलग टाइप की, तीनों याद कर ले। स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, मैं बात करता हूँ 2018 की, DSSB का एग्जाम था, DSSB PGT का, तो उसमें CR इक्वेशन का डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। PGT वगैरह में ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें आते ही आते हैं ऐसे के स्टेटमेंट, क्योंकि टाइम नहीं होता है आपके पास। हार्मोनिक मीन फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन, कन्फर्म है, तो इजी है टॉपिक्स, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलस की, जिसमें आपका थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला पार्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा ये मेरे लिए, मतलब इन्होंने थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ सा हो गया अब हमारे लिए, पर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, है तो वही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला। ये पोलर कोऑर्डिनेट, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर टेंजेंट, एंगल बिटवीन कर्व, पोलर, लेंथ ऑफ पोलर, सब टेंजेंट, ये सब नॉर्मल पेडल इक्वेशन, कर्व, डेरिवेटिव ऑफ आर्क, कर्वेचर, वोरियस फॉर्म, सेंट्रल कर्वेचर, ये सब फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी होगी, उसी का है। अवकलन, आंशिक अवकलन पढ़ा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी होगी, वहीं से है ये सब कुछ। इसमें देखो मैक्सिमा मिनिमा दे रखा है, यूलर फॉर्म दे रखी है, चेन रूल दे रखा है, होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है, ये सब आपके ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कर्व ट्रेसिंग है, लैग्रेंजेस मेथड, जिससे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, ये थोड़ा अलग से ऐड किया गया, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, ये थोड़ा सा अलग है, ये न्यू है आपके, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कैसे ही छपे हुए पहले थे। डिरिचलेट इंटीग्रल, ये तो आप याद रखना, डायरेक्टली स्टेटमेंट से आते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑर्डर को चेंज करके कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलस का पार्ट सेम टू सेम वैसा ही रहा है, बस थोड़ा बहुत चेंज किया है इन्होंने, एक तो वॉल्यूम सरफेस ला दिया है और थोड़ा बहुत ये पोलर कोऑर्डिनेट वगैरह ला दिया। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करूं तो पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, एक्सेलरेट फॉर्म, जनरल, सिंगुलर, लीनियर, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब दे रखा है जो आपके नॉर्मल था वैसा का वैसे। वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल भी मिस नहीं करना, सेम टू सेम है, छोड़ना ही नहीं है 1% भी। वही कर्ल है, ग्रेडियंट है, कर्ल कैसे निकालते हैं, उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस, आइडेंटिटी, और स्टोक ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये सब पहले का जैसा ही है बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पर एनालिटिक ज्योमेट्रिक ऑफ 3D की बात करें तो ये एक्स्ट्रा ज्वाइन हुआ है। स्फीयर, स्फीयर की जनरल इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन, पोल, पोलर, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, कौन कौन में आ गया है, कौन, ये सब आपके नए आए हैं। सिलेंडर, ये सब न्यू है, ठीक है। तो थोड़ा इजी है, ऐसा कोई नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ये भी आपका थोड़ा सा ऐड हुआ है, ठीक है। मतलब मैं बोलूं तो ये ऐसे टॉपिक्स है, आपको 100% करने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा भाई, मत करो, कोई 100% की जरूरत नहीं है हमें, पर जितना करो ना उतना अच्छा करो। अब जैसे कंपोजिशन, रिवोल्यूशन, कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ कंपोनेंट वगैरह, ये सब नॉर्मली बच्चों को थोड़े से परेशान करते हैं, बाकी थोड़े बच्चों को मजा भी आता है, क्योंकि ये क्या होता है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तो निकालना है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है, 2-2 बार, 1-1 बार, 3-3 बार, बस हो जाता है। तो डायरेक्टली कर सकते हो। और ग्रेजुएशन के बाहर की बुक मत पढ़ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन पार्ट के लिए आपको बीएससी की जो नवकार पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी, या जेपीए जिसको भी आपने पढ़ा है उसी को सॉल्व करें, उसके अलावा बिल्कुल भी सॉल्व ना करें। इसके बाद लीनियर प्रोग्राम की बात करें तो ये इजी टॉपिक्स है हमारे, यहाँ से कुछ स्टेटमेंट टाइप का भी आ जाता है, या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशंस वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसका सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपने पहले पढ़ा था। ड्यूलिटी कैसे निकालते हैं, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, फॉर्मिंग ऑफ ड्यूलिटी प्रोग्राम क्या निकालते हैं, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, इनफिजिबल रीजन क्या है, तो ये सब उसी में आते हैं। तो ये तो आपको सेम टू सेम ही रखना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी बहुत सारा इजी है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। पर इस बार अच्छी बात यह है कि कुछ आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली दे दिए इन्होंने, क्योंकि जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड आएगा, न्यूटन रेप्सन मेथड आएगा, या सिम्पसन मेथड आएगा, यहाँ पर सिम्पसन होगा ना, ये रहा सिम्पसन, वेडर रूल्स आएगा,
ये सब चीजें आपके पास डायरेक्टली यहाँ से बनेंगी। तो ये वाले जो टॉपिक्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो इसमें सेलेक्टेड जो नाम वाली थ्योरम्स है उनको पढ़ के जाए, नाम वाली टॉपिक्स है उनको पढ़ के जाए। बाकी तो आप तो जानते ही हो टीचिंग मेथड क्या क्या हमारे पास, टीचिंग मेथड का वो इसलिए, ठीक है। ये है हमारा सब कुछ बेसिक कंसेप्ट। और आपको मालूम है इसे क्या क्या चीजें है यहाँ पर, आपको ये तो याद है, इसे हमने बता ही दिया था ऑलरेडी। क्या चीज, वही 300 मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन पेपर, 2 आवर 30 मिनट का पेपर होने वाला है। टाइम जो है 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग शुड बी एप्लीकेबल, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नॉर्मली ये देख लो, अब आप ये देखो कि 300 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स चाहिए। आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप ये लेके चलो कि 150 क्वेश्चन है तो आपको लगभग 100 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट तो करने होंगे। 100 से लेकर 100 क्वेश्चन भी आपने कर दिए ना, तो सोचो सिलेक्शन श्योर है। बस थोड़ा बहुत आपको जीके बढ़िया होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि जीके बढ़िया नहीं हो तो गड़बड़ होगी। तो आपको एवरेज 300 मार्क्स में से कितना मार्क्स लेके चलना है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप देखो हर एक टॉपिक को करने जाओगे, पक्का नहीं हो पाएगा, 100% हमसे नहीं हो पाएगा। पर हम उन सेलेक्टेड टॉपिक को करके जाए जिसकी वजह से हम इसे 100% गेन कर सकते हैं, तो उस चीज से हमें फायदा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा सिलेबस था। अब हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम कौन कौन सी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डेली टू डेली 1 आवर की क्लासेस आपको मिलेगी। उसके बाद जैसे ही हम थोड़े टाइम बाद फ्री हो जाते हैं तो क्लासेस का ड्यूरेशन और बढ़ा दिया जाएगा। डिपेंड करता है आपके सपोर्ट के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड एग्जाम, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी टीचिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। नोट्स वगैरह आपको वहीं पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट भी आपको वहीं पर मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, से आपको फायदा हो, प्रैक्टिस कर सके आप, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।